मेरी इस बात पर गौर कीजिए कि आखिर मैं क्यों कह रहा हूं कि यह ईरान की जीत है। क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यह कह रहे हैं कि इस हफ्ते नहीं बल्कि बहुत जल्द अब यह जंग खत्म होने वाली है। एक्सिस की इस खबर के मुताबिक अमेरिका और ईरान में एक बार फिर कम्युनिकेशन लाइंस जो हैं वो शुरू हो गई हैं और डोनाल्ड ट्रंप ने अब यह बयान दे दिया है कि बहुत जल्द यह जंग खत्म होने वाली है। मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा फाइनेंशियल टाइम्स की इस खबर की तरफ। अमेरिका के जितने भी सहयोगी हैं सबने जंगी जहाज भेजने से मना कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरह से बौखला गए हैं, बुरी तरह से अकेले पड़ गए हैं। मगर ईरान भी कह रहा है कि इस जंग को हम खत्म करेंगे अपनी शर्तों पर, ताकि दोबारा इस्राएल सिर ना उठा सके। अब्बास अरागची का यह बयान बहुत मायने रखता है। मगर साथ ही मायने रखता है ईरान के बड़े नेता अली लारिजानी की यह नसीहत। वो नसीहत जो मुस्लिम देशों को दे रहे हैं। 6 नसीहतें हैं दोस्तों, और मैं चाहूंगा आप उसकी एक एक बात पर गौर करें। यह संदेश है उन तमाम मुस्लिम देशों के लिए जो दोहरे मापदंड अपनाते हैं, जो अमेरिका का साथ भी देते हैं और इस्राएल की आलोचना भी करते हैं। लारिजानी उन्हें नसीहत दे रहे हैं। मगर उससे पहले आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि ईरान ने अमेरिका और इस्राएल पर हमले की 55वीं लहर शुरू कर दी है। यानी कि ईरान अब भी पीछे नहीं हट रहा है, वो लगातार हमले कर रहा है। बगदाद से लेकर दुबई तमाम जगहों पर अमेरिकी बेसिस पर अब भी निशाना साध रहा है। और हां, उसकी जमीन पर भी इस्राएली मिसाइलें गिर रही हैं, अमेरिकी मिसाइलें गिर रही हैं, बॉम्ब फट रहे हैं। मगर फिर भी वो पीछे नहीं हट रहा है। और इसी मंच पर मैंने कल आपको बताया था कि ईरान के नतांज से तेल अवीव तक महज 7 मिनट में पहुंचने वाली सेजिल मिसाइल, महज 7 मिनट में पहुंचने वाली सेजिल मिसाइल, वो भी अपना जौहर दिखा रही है। और अमेरिका और इस्राएल दोनों को इस बात का डर सता रहा है। सिर्फ 7 मिनट में वो मिसाइल हमला करेगी और कोई भी आयरन डोम उसे रोक नहीं पाएगा। मगर सबसे पहले मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं कि अली लारिजानी ने मुस्लिम देशों को क्या नसीहत दी है। सख्त नसीहतें हैं जो मैं चाहूंगा आप गौर करें। सबसे पहले वो क्या कहते हैं। नंबर 1, ईरान पर एक चालाकी भरा अमेरिकी ज़ायनी हमला हुआ जो बातचीत के दौरान किया गया, जिसका मकसद ईरान को कमजोर करना था। इस हमले में इस्लामी क्रांति के एक बड़े नेता और कई आम नागरिकों व सैन्य कमांडर्स की मौत हुई। लेकिन हमलावरों को ईरानी जनता की मजबूत राष्ट्रीय और इस्लामी प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। ये जो पहली नसीहत दी है, इसमें ईरान बताने की कोशिश कर रहा है कि अमेरिका तो कह रहा था कि जंग एक हफ्ते में खत्म हो जाएगी, आपने हमारे सुप्रीम लीडर को मार दिया, अब भी आप ये दावा कर रहे हैं कि आप हमारी मिसाइल, हमारी नेवी को खत्म कर चुके हैं, मगर हम रोज ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। अब दूसरी नसीहत पर गौर कीजिए दोस्तों। आप जानते हैं कुछ गिने चुने मामलों और सीमित राजनीतिक बयानों को छोड़कर कोई भी इस्लामी देश ईरानी जनता के साथ खड़ा नहीं हुआ। फिर भी ईरानी जनता ने अपनी मजबूत इच्छा शक्ति से हमलावर को दबा दिया और अब वो ऐसी रणनीतिक स्थिति में फंस गया है जहां उसे निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा है। यह नसीहत वो इस्लामी देशों को दे रहा है। वो ये भी कह रहा है कि अमेरिका ने हम पर हमला किया मगर वो अपने ही जाल में फंस गया। मगर जो तीसरी नसीहत लारिजानी देते हैं ना, यहां पर वो सही मायने में मुस्लिम देशों को आईना दिखा रहे हैं। गौर फरमाएं, ईरान बड़े शैतान और छोटे शैतान यानी अमेरिका और इस्राएल के खिलाफ अपने प्रतिरोध के रास्ते पर जारी है। लेकिन क्या कुछ इस्लामी सरकारों का रुख पैगंबर की इस बात के खिलाफ नहीं है? जो कोई ए मुसलमानों की पुकार सुने और जवाब ना दे वो मुसलमान नहीं। ये कैसा इस्लाम है, वो सवाल पूछ रहे हैं। यहां पर लारिजानी ने कहा है कि पैगंबर ने खुद कहा है कि मुसलमानों की पुकार सुनो, मगर किसी ने भी खुलकर ईरानी जनता का साथ नहीं दिया। उल्टा दोस्तों इस तरह का शिगुफा छोड़ा जा रहा है। बीबीसी की इस ताजा खबर पर गौर कीजिएगा। ईरानी जंग ने फिर जगाया इस्लामी नाटो का सपना, लेकिन क्या यह पूरा हो पाएगा? खबर क्या कहती है, गौर फरमाएं।
बढ़ते क्षेत्रीय तनाव के बीच कतर के पूर्व प्रधानमंत्री हमद बिन जासिम बिन जाबर अल थानी का एक सुझाव चर्चा में है। अब एक बार फिर अरब इस्लामी राजनीतिक और सैन्य गठबंधन की बहस जोर पकड़ रही है। हमद बिन कासिम बिन जबर अल थानी ने खाड़ी सहयोग परिषद के देशों को तुरंत अपने मतभेद खत्म कर नेटो के तर्ज पर एक प्रभावी सैन्य और सुरक्षा गठबंधन बनाने का सुझाव दिया। उनका कहना है कि इस गठबंधन में सऊदी अरब केंद्रीय भूमिका निभाए और पाकिस्तान और तुर्की के साथ गहरा सहयोग हो। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, ये जो इस्लामिक गठबंधन इस्लामिक नेटो की बात की जा रही है, इसका मकसद क्या है? क्या इसका मकसद ईरान का जवाब देना है? क्या इसका मकसद अमेरिका और इस्राइल को संदेश भेजना है? मकसद क्या है? इसलिए अली लारिजानी ने कहा कि पैगंबर साहब का जो दुनिया को संदेश था, उसका अनुसरण, उसका पालन इन मुस्लिम देशों ने नहीं किया। अब आपके सामने उनकी अगली नसीहत आपके स्क्रीन पर। कुछ देश तो इससे भी आगे बढ़ गए और उन्होंने ईरान को दुश्मन घोषित कर दिया क्योंकि उसने उनके इलाके में मौजूद अमेरिकी ठिकानों और अमेरिका इस्राइल के हितों को निशाना बनाया। क्या ईरान चुप बैठा रहे जब आपके देशों में मौजूद अमेरिकी बेस का इस्तेमाल उस पर हमला करने के लिए हो रहा हो? यह सिर्फ एक कमजोर बहाना है। आज टकराव एक तरफ अमेरिका और इस्राइल के बीच है और दूसरी तरफ ईरान और रेजिस्टेंस की ताकतों के बीच। तो आप किस तरफ खड़े हैं? लारिजानी सीधे तौर पर मुस्लिम देशों से पूछ रहे हैं कि आप किस तरफ खड़े हैं। अगली नसीहत आपके स्क्रीन पर। इस्लामी दुनिया के भविष्य के बारे में सोचिए। क्या आप जानते हैं कि अमेरिका आपका वफादार नहीं है और इजराइल आपका दुश्मन है? थोड़ा रुककर खुद के बारे में और इस इलाके के भविष्य के बारे में सोचिए। ईरान आपके प्रति ईमानदार है और आप पर हावी नहीं होना चाहता। ईरान साफ तौर पर कह रहा है कि हम आपका नेतृत्व नहीं करना चाहते हैं, मगर आपको देखना पड़ेगा कि आपका दोस्त कौन है। आपने अमेरिका और इस्राइल का साथ दिया, वो इस्राइल जो आपके वजूद को खत्म कर देना चाहता है। और आखिरी नसीहत आपके स्क्रीन पर। अगर पूरी ताकत के साथ इस्लामी उम्मत की एकता हासिल हो जाए तो वो अपने सभी देशों के लिए सुरक्षा, तरक्की और आजादी की गारंटी दे सकती है। और कहीं ना कहीं यह नसीहत है इस्लामिक नाटो से जुड़ी इस खबर को लेकर कि अगर आप में एकता होगी तो यकीनन कोई आप पर हमला नहीं कर सकता है। मगर हकीकत यह है कि एकता नहीं है, आपके अपने बिजनेस इंटरेस्ट हैं, आपके अपने दोहरे मापदंड, आपका दोगलापन है। सबसे बड़ी बात, इसी मंच पर मैंने आपको बताया था कि ईरान पर हमले से पहले लगातार सऊदी के शासक मोहम्मद बिन सलमान ट्रंप से फोन पर बात कर रहे थे। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वो ट्रंप से इस बात की अपील कर रहे थे कि आप ईरान पर हमला कीजिए। हालांकि उसकी चर्चा बाद में कभी नहीं हुई। ईरान इसी बात को लेकर नाराज है, इसीलिए वो सऊदी के ठिकानों पर हमला कर रहा है। हालांकि उसका लक्ष्य साफ है, वो सिर्फ अमेरिकी बेसिस पर हमला करना चाहता है। और मैं चाहूंगा आप गौर करें अब्बास अराक्ची क्या कहते हैं। उनके एक एक शब्द पर गौर कीजिएगा क्योंकि इसको जोड़कर देखा जा सकता है ट्रंप के उस बयान के साथ जिसमें ट्रंप ये कह रहे हैं कि युद्ध जल्द खत्म होगा। इस हफ्ते ना सही मगर आने वाले वक्त में। सुनिए अब्बास अराक्ची क्या कहते हैं। जब हम कहते हैं कि हमें सीज फायर नहीं चाहिए तो इसका मतलब यह नहीं कि हम युद्ध चाहते हैं। यह लड़ाई ऐसे खत्म होनी चाहिए कि हमारे दुश्मन दोबारा कभी ऐसे हमले करने की सोच भी ना सकें। अब उन्हें समझ आ गया है कि वे किस तरह के देश से सामना कर रहे हैं। एक ऐसा देश जो अपनी रक्षा करेगा और जरूरत पड़ने पर इस लड़ाई को जितना आगे ले जाना पड़े ले जाएगा। सुनिए क्या कह रहे हैं अब्बास अराक्ची। اینکه ما میگوییم آتش بس نمیخواهیم نه به این دلیل که دنبال جنگ هستیم، به این دلیل که این بار این جنگ باید به شکلی تمام بشود که دشمنان ما دیگر هرگز به فکر تکرار این حملات و این تجاوز نیفتند. و من فکر میکنم تا همین الان هم درس خوبی فرا گرفتند. فهمیدند که با چه ملتی طرف هستند که در دفاع از خودش هیچ تردیدی نمیکنه و آمادگی داره که جنگ رو تا هر کجا که هست ادامه بده
و به هر कजा که هست بکشه. स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए. बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प. इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए. अब जो बात अब्बास अरागची ने कही ना दोस्तों, उसको जोड़ के देखिए उन खबरों के साथ जो मैं अब आपको बताने वाला हूं. एक्सिस की इस खबर के मुताबिक, ये खबर क्या कहती है, गौर फरमाइए. US and Iran revive direct communications channel exchanging texts focused on ending war. सरल शब्दों में दोनों के बीच में संपर्क की एक कड़ी शुरू हो गई है. इसका मकसद है जंग जल्द खत्म हो जाए. और डोनाल्ड ट्रंप भी कह रहे हैं कि इस हफ्ते ना सही मगर जंग जल्द खत्म होने वाली है, जबकि ईरान अब भी हमला कर रहा है. और आपको समझना पड़ेगा क्यों. फाइनेंशियल टाइम्स की खबर देखिए. Allies reject Trump's call for warships. ट्रंप ने कहा कि भाई आप अपने जंगी जहाज भेजिए. जापान ने मना कर दिया, ऑस्ट्रेलिया ने मना कर दिया, इटली पहले ही मना कर चुका है और अब तो ब्रिटेन ने भी मना कर दिया. इत्तेफाकन ब्रिटेन के मना करने से पहले ईरान ने ब्रिटेन को चेतावनी दी थी कि अगर आपकी रॉयल नेवी ने अपने जंगी जहाज भेजे तो इसके परिणाम ठीक नहीं होंगे. और कल ही मैंने आपको बताया था कि ईरान की इस धमकी के बाद ये सब पीछे हट गए. और अब सुनिए डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं कि इस हफ्ते ना सही मगर ये जंग जल्द खत्म होने वाली है. सुना जाए. And we're going to have a much safer world when it's wrapped up. It'll be wrapped up soon. We're going to have a much safer world. I had an obligation to do this. I didn't want to, I call it an excursion. I didn't want to make this journey. And we had the highest stock market in history. We had low gas prices. Everything was good. And I know exactly. I know what, you're going to do it and people are going to raise the price of oil. And that's good. But I know that. But that's a very small thing compared to allowing them to have. You want to see a stock market go down? Start letting them hit you with nukes. दोस्तों इसी बयान में डोनाल्ड ट्रंप ये भी कहते हैं कि मेरे कार्यकाल में अमेरिकी स्टॉक बाजार, शेयर बाजार जो है वो बहुत शानदार रहा. जबकि इसी कार्यक्रम में मैंने आपको बताया था कि जब से जंग शुरू हुई है अमेरिकी शेयर बाजार को $2 ट्रिलियन, 2 लाख करोड़ डॉलर्स का नुकसान हुआ है. और इसी बयान में उन्होंने ये कहा कि भाई मेरे कार्यकाल में शेयर बाजार को बहुत फायदा हुआ. यानी कि ट्रंप एक बिजनेसमैन हैं और वो देख रहे हैं कि उनकी नीतियों की वजह से और ईरान की जवाबी कार्रवाई की वजह से अमेरिका को कितना नुकसान पहुंच रहा है. और इनकी बौखलाहट भी देखी जा सकती है दोस्तों. वो अपने इस बयान में जो मैं आपको सुनाना चाहता हूं, वो ब्रिटेन को गाली दे रहे हैं. वो कह रहे हैं कि ब्रिटेन को समझना चाहिए कि नेटो अमेरिका की वजह से, पुतिन नेटो से नहीं डरता है. पुतिन जो है वो अमेरिका से डरता है. फ्रांस और ब्रिटेन दोनों को उनकी जो शिकायत है वो सुनी जाए. I have spoken to him. He's been on a scale of 0 to 10. I'd say he's been an 8. Not perfect, but it's France. Yeah, I mean, sure. I think he's gonna help. I mean, I'll let you know. I spoke to him yesterday. I don't do a hard sell on them. Because my attitude is, we don't need anybody. We're the strongest nation in the world. We have the strongest military by far in the world. We don't need them. I was not happy with the UK. I think they'll be involved. Yeah, maybe. But they should be involved enthusiastically. We've been protecting these countries for years with NATO. Because NATO is us. You can ask Putin. Putin fears us. He doesn't fear. He has no fear of Europe whatsoever. He fears the United States of America and the military that was built by me in the first term. इस बीच ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर का एक बयान आया है. उन्होंने कहा है कि मेरी लगातार आलोचना हो रही थी कि मैंने अपने जंगी जहाज नहीं भेजे, मगर मैंने जंगी जहाज नहीं भेजने का फैसला किया है राष्ट्रहित में. इत्तेफाकन कल ही मैंने आपको एक खबर दिखाई थी जिसमें ईरान ने सख्त लफ्जों में ब्रिटेन को चेतावनी दी थी कि अगर रॉयल नेवी ने एक भी जंगी जहाज भेजा तो इसके परिणाम ठीक नहीं होंगे. अब सुनिए उस चेतावनी के बाद कीर स्टारमर का यह बयान. Moments like this also tell you about leadership.
whether to commit British troops to military action is the most serious responsibility for any Prime Minister. I have been attacked by some for my decision not to join the offensive against Iran. But at every stage, I've stood by my principle that our decision should be based on a calm, level-headed assessment of the British national interest. और जैसे कि मैंने आपको बताया था दोस्तों, सिर्फ ब्रिटेन ही नहीं, आपके स्क्रीन्स पर ऑस्ट्रेलिया सेज इट विल नॉट सेंड वॉरशिप्स टू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, अल जजीरा की खबर। इसके अलावा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने अपनी संसद में, सेनेट को बता दिया कि इटली मिडिल ईस्ट में जंग का हिस्सा नहीं होगा। जापान ने भी स्पष्ट कर दिया था कि हम जंगी जहाज नहीं भेजेंगे। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप हर गुजरते लम्हे के साथ अकेले पड़ते जा रहे थे और उनकी बौखलाहट यहां पर साफ तौर पर दिखाई दे रही है। अब आप मुझे बताइए दोस्तों, एक देश के सुप्रीम लीडर को आपने मार दिया, वहां के छोटे छोटे बच्चों के स्कूल पर आपने हमला किया, अब भी रोज इस्राइल लेबनान में दर्जनों लोगों को रोज मार रहा है, दर्जनों लोगों को लेबनान में, ईरान में भी नहीं। और ईरान में भी मृतकों की तादाद करीब 1500 पहुंच गई है। इस्राइल में कितने लोग मारे गए इसका कोई आंकड़ा नहीं है, हमें सिर्फ इतना पता चलता है कि वहां लोग घायल हुए हैं। मगर ईरान क्या कर रहा है? ईरान अपनी मिसाइल जो है वो बेकसूर लोगों पर हमला करके बर्बाद नहीं कर रहा है, वो सैनिक बेसिस पर, स्ट्रैटेजिक ठिकानों पर हमला कर रहा है। क्योंकि उसका मकसद साफ है कि किसी तरह से अपंग कर दिया जाए, पूरी तरह से बिखर जाए, अमेरिका के जो बेसिस हैं वो पूरी तरह से तहस नहस हो जाएं। उसने 4 थार्ड मिसाइल इंटरसेप्टर जो होते हैं उसे खत्म किया है, या कम से कम उसे नुकसान पहुंचाया है। अभी इसी मंच पर मैंने आपको बताया था कि इस्राइल के मिसाइल इंटरसेप्टर्स खत्म हो रहे हैं, वो भी 15 दिन की जंग में। और दूसरी तरफ ईरान रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और फिर अमेरिका क्या कहता है? अब हम जल्द जंग खत्म कर देंगे। अब आप मुझे बताइए, कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने जो दावा किया कि यह जंग ईरान जीत रहा है, मैंने क्या गलत कहा? क्योंकि जो बातें मैं करता हूं दोस्तों, वो तथ्यों के आधार पर करता हूं, फैक्ट्स के आधार पर करता हूं। और ये फैक्ट्स इस बात को प्रमाणित कर रहे हैं कि ट्रंप ने हाथ उठा लिए। अब देखना ये दोस्तों, ये जंग कितनी जल्द खत्म होने वाली है। ट्रंप ने कह दिया इस हफ्ते नहीं, मगर जल्द। हमें इंतजार होगा और मैं उस लम्हे का स्वागत करूंगा जब इस जंग को खत्म किया जाएगा, क्योंकि जंग किसी के लिए सही नहीं हो सकती। अब इसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।